आज़ादी के आंदोलन के प्रतिरोध के जो रूपक और प्रतीक गांधी ने गढ़े, उन पर अगर हम अपनी नज़र दौड़ाएं तो लगता है कि गांधी जी इस चीज़ को समझते थे कि प्रतिरोध हमेशा सिर्फ राजनीतिक मुहावरों में और राजनीतिक मुद्दों के इर्द गिर्द ही नहीं होता है। ये बात अलग है कि कई बार गांधी की इस बात के लिए आलोचना की जाती है कि उन्होंने रामराज जैसे यूटोपिया का इस्तेमाल क्यों किया। उसके कम्युनल कनोटेशंस भी हो सकते हैं। उस बात और उस बहस की जटिलता में न भी जाएं तो उससे ये बात समझने में ज़रूर मदद मिलती है कि, और ख़ास तौर से जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति का जो इतिहास रहा है उसको ध्यान में रख करके अगर हम विचार करें कि भारत में वो प्रतिरोध ज़्यादा सफल नहीं होता है या प्रभावी नहीं होता है या व्यापक जन समुदाय तक कम्युनिकेट नहीं होता है, जो सिर्फ राजनीतिक या सिर्फ कुछ आर्थिक मुद्दों के इर्द गिर्द केंद्रित होकर के रह जाता है। और उसका एक कारण ये भी है, अगर आप भारतीय सभ्यता और संस्कृति की बात छोड़ भी दें, कि राजनीतिक प्रतिरोध तो एक अल्टीमेट चीज़ है, अंतिम चीज़ है, जहाँ पर हम सीधे सीधे सत्ता के सामने होते हैं, बुलडोज़र के सामने होते हैं और उसका प्रतिरोध करते हैं। वो बहुत ज़रूरी चीज़ है और करना चाहिए। उसके लिए भी बहुत साहस की आवश्यकता होती है, हर आदमी नहीं कर सकता है। उसके महत्व को दरकिनार करने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन ये भी समझने की ज़रूरत है कि बुलडोज़र की शक्ति सिर्फ बुलडोज़र से नहीं आती है। उस बुलडोज़र की शक्ति बहुत लंबे समय में धीरे धीरे कई क्षेत्रों में बहुत कुछ ऐसा करते हुए अर्जित की गई है जिसको वो भी सीधे सीधे राजनीतिक नहीं कहते हैं। कहते हैं कि हमारा संगठन ही सांस्कृतिक है। आरएसएस आज भी अपने को राजनीतिक संगठन नहीं, और इसके बावजूद भी अगर वो एक विशेष प्रकार की राजनीति और विचारधारा को इतना मदद दे रहा है, उसके लिए इतना प्रभावी वो सिद्ध हो रहा है, तो हमें इस बात की गहराई को समझना चाहिए कि हमेशा सिर्फ जो सीधे सीधे राजनीतिक मुहावरे हैं, वो प्रतिरोध के लिए जो शक्ति और ऊर्जा चाहिए और उसकी जो गहरी जड़ें चाहिए, जो परंपरा में होती है, इतिहास में होती हैं, धर्म और संस्कृति में होती है, जहाँ से उस प्रतिरोध को शक्ति मिलती है, वो कड़ी कैसे जुड़े, और अगर वो नहीं जुड़ती है तो फिर प्रतिरोध उतना टिकाऊ और प्रभावशाली नहीं रह जाता है। और इसीलिए देखिए कि तमाम आर्थिक मुद्दों पर विफलताओं के बावजूद एक ख़ास विचारधारा और स्वप्न के लिए लोगों की सहमति और एक वैधता प्राप्त करने में वो कैसे सफल होते हैं। आप बेरोज़गारी की बात कीजिए, महंगाई की बात कीजिए, तो कहते हैं कि भाई ठीक है, अगर एक हिंदू राष्ट्र बनाना है तो उसके लिए त्याग करना पड़ेगा। जो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे पास उस तरह का कोई विज़न नहीं है तो सिर्फ हम कुछ इस तरह के दैनंदिन मुद्दों के इर्द गिर्द अपने प्रतिरोध को अगर सीमित कर देते हैं तो उसका प्रभाव फिर उतना नहीं होता है। जैसे याद कीजिए कि इस ज़माने में जो समाजवाद का जो हमारा स्वप्न था, वो कैसे जादू की तरह असर करता था लोगों पर और लोग खींचे चले जाते थे। तो वो सिर्फ कोई एक मुद्दा नहीं था कि कोई एक आर्थिक मुद्दे को लेकर के नहीं था, वो सब चीज़ें थी, लेकिन जो बड़ा लक्ष्य था वो समाजवाद का था, जिसके लिए लोग आते थे, संघर्ष करते थे, त्याग करते थे, कष्ट भोगते थे, कई बार अपने जीवन को भी न्यौछावर कर देते थे। तो वो शक्ति शायद क्षीण हुई है और दुनिया के पैमाने पर क्षीण हुई है। और उसके साक्ष्य हैं कि अगर आप देखना चाहें, कड़वा सच है लेकिन स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि बिना अपनी कमियों को स्वीकार किए तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। पूरे बंगाल का पूरा कैडर जो है वो
बीजेपी में चला गया, कैसे चला गया? केरला का भी हाल हुआ। तो बिल्कुल उनकी आलोचना होनी चाहिए, लेकिन हमें आत्मालोचना को भी जगह देनी चाहिए। शायद उसको हम नहीं दे रहे, और वो एक स्वप्न, और स्वप्न के प्रति जो लोगों का आकर्षण होता है, उस आकर्षण को दोबारा पैदा करने में हम उस तरह से सफल नहीं हो पा रहे हैं। जो दूसरी बात इस प्रसंग में मैं कहना चाहता हूँ कि सिर्फ राजनीतिक प्रतिरोध ही नहीं होता है। हर व्यक्ति अपने स्तर पर कुछ न कुछ जीवन में संघर्ष करता है। बहुत छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती हैं, अगर कुमार विकल के शब्दों में कहें। और आप जानते हैं कि जेम्स स्कॉट ने तो कई किताबें लिखी, जिसमें वेपन्स ऑफ वीक बहुत मशहूर है, कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किसी धरने में जाएं या प्रदर्शन में जाएं, वो भी ज़रूरी है, लेकिन उसके बिना और उसके बाहर भी आप प्रतिरोध करते हैं। जैसे स्त्रियां अपने ढंग से प्रतिरोध करती हैं, आदिवासी समुदाय अपने ढंग से प्रतिरोध करता है, दूसरे समुदाय अपने ढंग से प्रतिरोध करते हैं, लेकिन कई बार वो उस तरह से दिखाई नहीं पड़ते। उसको हम उस तरह की राजनीतिक परिभाषा में नहीं समेट पाते, तो हमें उसकी सार्थकता नहीं समझ में आती। और इसको और जिसको अपने ढंग से फिर याद आती है गांधी की, गांधी ने इसको समझा था। और असहयोग का जो सूत्र है, कई बार कहा जाता है, गांधी के अध्येता बताते हैं कि उसको भी उन्होंने स्त्रियों के नाराज़ होने के तरीके से निकाला था। जो भी हो, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रतिरोध के बहुत सारे रूप होते हैं। उनको, उस कड़ी को, उस श्रृंखला को अगर हम ध्यान में रखेंगे और उसकी अंतिम परिणति के रूप में हम राजनीतिक प्रतिरोध को देखेंगे, तब फिर शायद हम ज़्यादा टिकाऊ ढंग से व्यापक स्तर पर प्रतिरोध के लिए जो अपेक्षित ऊर्जा और शक्ति चाहिए वो अर्जित कर पाएंगे। दूसरी बात, और इस अपने वक्तव्य का आखिरी सिरा है, और मुझे लगता है कि 3-4 मिनट में पूरा कर लूँगा, वो ये है कि क्या साहित्य में भी प्रतिरोध का तरीका वही होता है जो राजनीति में होता है? या जैसे बहुत राजनीतिज्ञ बहुत बड़ा काम करते हैं, वो उससे इनकार नहीं है। जैसे एक पत्रकार काम करता है, उसका भी प्रतिरोध होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। सोशल साइंटिस्ट करते हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या साहित्यकार भी या कलाकार भी प्रतिरोध वैसे ही करता है जैसे एक पत्रकार करता है, या एक एक्टिविस्ट करता है, या एक राजनेता करता है? मुझे लगता है कि शायद ऐसा नहीं है, और अगर ऐसा है तो फिर वो बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। अगर वो वही काम कर रहा है और उसी क्षेत्र में और उसी ढंग से कर रहा है जो एक राजनीतिज्ञ कर रहा है, एक्टिविस्ट कर रहा है, या पत्रकार कर रहा है, तो फिर उसकी आवश्यकता ही क्या है? तो सुई और तलवार का जो अंतर है, या गोरकी या लेनिन का जो अंतर है, उसका तो हमें ध्यान रखना चाहिए। और यही नहीं, साहित्य की अलग अलग विधाओं में भी आप सब में सब कुछ नहीं ढूंढ सकते। अब जैसे प्रेमचंद का ही उदाहरण लें, तो प्रेमचंद के जो लेख हैं उसमें जो बातें जिस तरीके से आती हैं, वो चीज़ें ना तो उनकी कहानियों में आती हैं उस तरह से, और ना तो उपन्यासों में आती हैं। ये नहीं कि वो एकदम से गायब है। तो कोई भी एक सार्थक बड़ा श्रेष्ठ लेखक इस चीज़ को समझता है कि किस विधा में अपनी रचना की वो क्या क्या ला सकता है और क्या नहीं ला सकता है। यही नहीं, हर रचनाकार का शायद अपना स्वभाव भी होता है और उसके अपने अनुभव का एक दायरा भी होता है। इसलिए ये अपेक्षा भी नहीं की जानी चाहिए कि हर व्यक्ति एक ही विषय पर उसी ढंग से लिखे। और जिसकी तरफ मुझे लगता है कि रूपा जी ने अपने वक्तव्य में अपनी पीड़ा व्यक्त की, अगर हमें उस क्षेत्र का अनुभव नहीं है तो क्यों हम लिखेंगे उस पर? और लिखेंगे तो फिर बहुत दो कौड़ी की नकली रचना लिखेंगे। और कभी हुआ नहीं, आप अपने हिंदी की ही अगर श्रेष्ठ रचनाकारों को देखें, उदय प्रकाश जी बैठे हैं, उनको देखिए, अखिलेश जी बैठे हैं, बहुत सारे लोग हैं कि उनकी रचनाओं के कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर उन्होंने जिस पर वो अपनी रचनाओं को केंद्रित करते हैं। ये अपेक्षा करना कि हर मुद्दे पर हर समय हर समाज के हर वर्ग के बारे में कोई रचनाकार लिखेगा,
तो ये संभव नहीं है। लिख दे कोई तो बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन प्रायः संभव नहीं होता। तो इसलिए साहित्य में उस प्रतिरोध का क्या तरीका होगा और उसको हम कैसे व्यापक जन समुदाय तक पहुँचाएँ, ये भी एक आज चुनौती है। इस पर हमें विचार करना ही चाहिए, क्योंकि आज हम इंटरनेट के दौर में रह रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जब इतना वर्चस्व है, मुझे नहीं लगता कि अगर कोई अध्ययन किया जाए तो उससे हो सकता है कि पता चले कि अब लोग पढ़ते कितना हैं और प्रिंट से कितना पढ़ते हैं और ऑनलाइन कितना पढ़ते हैं। तो कई बार ये भी एक सवाल है कि, और ज़रूरी सवाल है अगर उसको हम राजनीतिक संदर्भ के साथ देख कर जोड़ कर देखें, कि हमारा लिखा कहाँ तक पहुँचता है, कितने लोग उसको पढ़ते हैं। अब ये ठीक है कि श्रेष्ठ रचना के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि उसके बहुत सारे लेखक हों, वो लोकप्रिय हों, लेकिन अगर आप राजनीतिक संदर्भ में बात कर रहे हैं तो ये प्रश्न फिर मुझे लगता है कि उचित हो जाता है, उस पर भी चर्चा करनी चाहिए। तो और इसी तरह से साहित्य के अतिरिक्त अगर आप दूसरी कलाओं में जाएं, अब जैसे नृत्य में कैसे प्रतिरोध होगा, तो वहाँ भी देखना पड़ेगा। अब हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में आप प्रतिरोध का क्या रूप देखेंगे, कैसे देखेंगे, इस पर विचार करना पड़ेगा। और हो सकता है कुछ लोग कहें कि वहाँ तो है ही नहीं। और अंतिम बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि साहित्य हमेशा राजनीतिक समझ का समर्थन ही नहीं करता है, कई बार उसका वो विरोध भी करता है या उसकी कमियों त्रुटियों की तरफ भी वो संकेत करता है। और अंतिम बात कह के मैं समाप्त करूँगा कि कई बार साहित्य हमें उन क्षेत्रों में भी ले जाता है, ये ऐसी संवेदना या संवेदनात्मक ज्ञान हमें देता है जो न तो राजनीति से मिलती है, न तो समाज विज्ञान से मिलती है, न तो जर्नलिस्ट राइटिंग से मिलती है। तो इसलिए साहित्य का जो वैशिष्ट्य है, और साहित्य कैसे उस राजनीतिक महाअभियान में अपना योगदान देता है, उस पर मुझे लगता है कि हम लोगों को थोड़ा सा रुक कर नए सिरे से विचार करना चाहिए। धन्यवाद।